हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। आज हम पाली भाषा को पढ़ेंगे। पाली भाषा का नामकरण और क्षेत्र पढ़ेंगे। पाली भाषा का उद्भव और विकास जो पाली साहित्य का वो पढ़ेंगे और पाली काव्य पढ़ेंगे। पाली का जो नामकरण और क्षेत्र है वो अशोक के अभिलेखों में मिलता है। पाली में बौद्ध धर्म के थेरवाद और हीनयान संप्रदाय के धार्मिक साहित्य की रचना हुई थी और पाली का जो अर्थ है वो मूल पाठ अथवा बुद्ध वचन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें आगे बताया गया है फ्रेंड्स, जो विष्णु शेखर है, पंडित विष्णु शेखर भट्टाचार्य पाली शब्द को क्या बोलते थे? संस्कृत पंक्ति शब्द से निकला हुआ मानते थे। अब इसका जो बताया गया है वो ये आप देख लीजिए। विशेष रूप से ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पाली का कैसे निर्मित हुई है। पहले पंक्ति, फिर पति, फिर पट्ठी, फिर पल्ली, फिर पाली, इससे इसका निर्माण हुआ। नेक्स्ट जो है मैक्स वालेसर है, इन्होंने इसके बारे में क्या कहा है ये आप नोट कर लेना कि किसने इसके बारे में क्या बोला है। मैक्स वालेसर ने पाली शब्द की व्युत्पत्ति पाटलिपुत्र से मानी है। मैक्स वालेसर ने किससे मानी है? पाली शब्द की व्युत्पत्ति पाटलिपुत्र से मानी है। ग्रीक में पाटलिपुत्र को पाली बोध लिखा है। भिक्षु जगदीश कश्यप ने पाली महाकरण में पाली शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है? परियाम से। ओके फ्रेंड्स, जगदीश कश्यप ने। अब ये देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका जो पाली भाषा जो है वो कब से कब थी। भाषा जो पाली शब्द का प्रयोग है वो नया ही था। कम से कम ईसा की 14वीं शताब्दी से पहले उसका इस अर्थ में प्रयोग नहीं मिलता है। पाली शब्द का सबसे पहला व्यापक प्रयोग आचार्य बुद्ध घोष 4वीं-5वीं शताब्दी, ये नोट कर लीजिए फ्रेंड्स कि कब से इसका पहले शुरुआत हुई थी। अटकथाओं और उनके विशुद्ध भाग में मिलता है। बुद्ध घोष के कुछ ही समय पूर्व लंका में लिखे गए दीप वंश ग्रंथ में भी 4वीं शताब्दी में ये मिलते हैं। पाली के बुद्ध वचन के अर्थ में किया गया है ये पाली शब्द का प्रयोग। आचार्य बुद्ध घोष के बाद भी सिंहल देश में पाली शब्द का प्रयोग दोनों अर्थों में होता रहा। पाली शब्द का जो प्राचीनतम रूप है वो हमें पर्याय शब्द में मिलता है। पर्याय शब्द त्रिपिटक में कई बार आया है। पाली शब्द के विषय में सबसे अधिक यही है कि किस प्रदेश की मूल भाषा थी। सिंहनी परंपरा से उसे मागधी या मगध की भाषा मानती है। सिंहनी परंपरा से किससे मानती है? मगध की भाषा मानती है इसको। और प्रोफेसर आर डेविस का आधार कौशल प्रदेश में 6वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बोली जाने वाली मानते हैं इसको, पाली भाषा को। अब वेस्टरगार्ड इसे क्या मानते हैं? उज्जैनी प्रदेश की बोली मानते हैं। और आर.ओ. फ्रैंक इसका उद्गम, ये आप नोट कर लेना फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आर.ओ. फ्रैंक इसका उद्गम स्थान विंध्य प्रदेश मानते हैं। अब नेक्स्ट इसका उद्भव विकास कहाँ से हुआ ये देख लीजिए। भगवान बुद्ध का ये तो आप जानते ही हैं। भगवान बुद्ध के जो पाली भाषा में ही है। भगवान बुद्ध के सभी उपदेश मौखिक थे, फिर भी उसको उन्होंने रिटर्न में सबने पाली भाषा में लिख दिया था। लेखन कला का आविष्कार भारत में बुद्ध युग के प्रयोग से, मतलब फ्रेंड्स बुद्ध युग के बहुत पहले से ही हो चुका था। पाली भाषा का जो लेखन आविष्कार जो है, तो पाली भाषा के जितने भी उपदेश पाली भाषा में बुद्ध के दिए गए हैं वो उसमें लिख लिए गए थे। वैसे तो बुद्ध के उपदेश मौखिक थे, लेकिन लोगों ने उनको लिख दिया था, पाली भाषा में लिखा था,
पाली साहित्य का विस्तार पाली या पिटक साहित्य और अनुपालीन या अनुपिटक साहित्य में होता है। पाली या पिटक साहित्य 3 भागों में विभक्त है। अब वो देख लीजिए कौन कौन से हैं। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म का जो सबसे प्राचीन रूप है वो त्रिपिटकों में मिलता है। त्रिपिटक के जो नाम ये है शुद्ध पिटक, विनय पिटक, ये सब जो है सुप्त, विनय और अभिधम, ये सारे बिगड़े ही रूप है। नेक्स्ट ले लेते हैं। वैदिक संस्कृत के ये काफ़ी निकट है। त्रिपिटकों की भाषा वैदिक संस्कृत से ही ली गई थी। संस्कृत से पाली और पाली से प्राकृत का सीधा क्रम नहीं है। वैदिक संस्कृत से पाली का विकास क्रम चलता रहा। लौकिक संस्कृत से प्राकृत का एक अलग क्रम चलता रहा, जो दोनों पाली और प्राकृत को अलग करता है। बौद्ध वचनों के सारे उपदेश मौखिक थे, पर उनको मैं आपको बता चुकी हूँ। अशोक के शिलालेखों में पाई गई भाषा पाली के विषय में जानकारी देती है। जो अशोक के शिलालेख है उसमें सब में पाली भाषा में ही लिखा गया है। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब स्थानीय बोलियों के आधार पर यह हम भाषा 3 रूपों में मिलती है, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी रूप में। पाली कृतियों में मिलिंदपन के बाद आचार्य बुद्ध दत्त की कृतियों का स्थान आता है। अभिधम पिटक की अटकथाओं का संक्षेप अभिधम्मावतार और विनय पिटक की अटकथाओं के संक्षेप विनय विच्छिन्न में किया है। आचार्य बुद्ध दत्त के ही समय में अनुपिटक साहित्य के एक महान व्याख्याकार बुद्धघोष हुए। बुद्धघोष के समय जिन बौद्ध विद्वानों ने महात्मा बुद्ध के विषय में अपनी साहित्य रचना और उसमें अश्वघोष, नागार्जुन, वसुबंधु और दिगनाग प्रमुख हैं। अब ये देख लीजिए, बुद्धघोष ने सिंहली में अनुदित अटकथाओं का अनुवाद मागधी में किया। किसने किया? बुद्धघोष ने मागधी में किया। और व्याख्या ग्रंथ का नाम विशुद्धिमग्गा रखा। और समंत प्रसादिका, करवा, वितरणी कहते 4 निकायों का भी अटकथाएँ लिखी। दिग् निकाय पर सुमंगल, विलासिनी, मध्यम निकाय पर पपंचसुदनी, संयुक्त निकाय पर सारथप, कासिनी और अंगुत्तर निकाय पर मनोरथपूर्णी प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, ये मैं आपको इसलिए थोड़ा प्रोनाउंस कर रही हूँ ताकि थोड़ा आपको याद रहे। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये बताया गया है इसमें जितने भी अटकथाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं सब बताई गई हैं इसमें। आगे चल के मैं बताती हूँ आपको। आगे आप ये खुद पढ़ लेना फ्रेंड, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। और बाकी मैं इसकी PDF जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जब ये पूरी हो जाएगी सारी भाषाएं। बुद्धघोष के बाद अटकथाकर के रूप में थेर धम्मपाल का नाम भी है। और पाली काव्य देख लीजिए, पाली काव्य कौन से हैं। पाली साहित्य के क्षेत्र में काव्यों की रचना तो बहुत कम हुई है। और जो पाली के जो काव्य हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक तो वर्णनात्मक है और एक आख्यात्मक है। पहली श्रेणी की काव्य में कश्यप का अनागत वंश, भिक्षु कल्याण प्रियकृत तेलकाटह गाथा, बुद्ध रक्षित का जिनालंकार। फ्रेंड्स, ये नोट कर लेना अच्छे से, क्योंकि पाली भाषा आपके सिलेबस में है और उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और मेरी बात भी ध्यान से सुन लीजिए जो मैं बता रही हूँ इम्पोर्टेंट। पहली श्रेणी की काव्य ग्रंथों में कश्यप का अनागत वंश, भिक्षु कल्याण प्रियकृत तेलकाटह गाथा, बुद्ध रक्षित का जिनालंकार, मेघकरणकृत जिनचरित। दूसरी श्रेणी के आख्यान काव्यों में प्रथम संस्कर्ता स्थविर रट्टपाल तथा द्वितीय संस्कर्ता भिक्षु वैदेह स्थविरकृत रसवाहिनी वर्मी राजा वोदोपेय के आग्रह से लिखा गया था। और जो ग्रंथ राजाधिराज विलासिनी का नाम इसमें उल्लेखनीय है। अब इसके देखिए काव्य जो है
त्रिपिटक है। त्रिपिटक में 3 आते हैं, वीणा पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। ये पाली भाषा में लिखे गए काव्य हैं। और वीणा पिटक में 7 ग्रंथ आते हैं, सुत पिटक में 5 संकलन है और अभिधम पिटक में 7 ग्रंथ है। देख लेते हैं वीणा पिटक के जो 7 हैं वो कौन कौन से हैं। सुत विमंग, ये नोट कर लेना फ्रेंड्स, आपको कोई भी दे देंगे और किसी भी तरह से आपसे पूछ लेंगे। खंडक, परिवार। फिर सुत विमंग के भी 2 भाग है, महाविवंग, भिक्षुणी, भिक्षुणी। और खंडक के 2 भाग है, महावग और चुलवग। तो ये वीणा पिटक के 7 भाग हो गए हैं, पहले 3 भाग और पहले 2 भागों के 2-2 भाग। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं अभिधम पिटक जो है, पहले सुत पिटक का देख लीजिए, 5 है जो इसके। दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। अब नेक्स्ट इसका 3rd है जो अभिधम पिटक, इसके 7 ग्रंथ है। सबसे पहले धम संगीणी, विमंग, धातु कथा, पुगल पंजति, कथा वस्तु। और 6th है यमक, 7 है पत्थनी। तो ये थे फ्रेंड्स त्रिपिटक, 3 ग्रंथ है जो पाली भाषा में। पाली भाषा के जो त्रिपिटक है इसमें भगवान बुद्ध ने जो परिनिर्माण की प्राप्त किया था वो इसमें दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी का संग्रह त्रिपिटक में है और ये 300 ईस्वी पूर्व जो है मगध में इसे संकलित किया गया था उन्होंने। पवित्र बौद्ध ग्रंथ इतनी अधिक भाषाओं में मिलते हैं कि कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इन ग्रंथों से, उन सभी ग्रंथों से परिचित है। अब ये कौन कौन सी भाषा में दिए गए हैं जो त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म है। वैसे तो ये सारी भाषा दी गई है आपको, जिसमें है ये मध्य एशियाई भाषाएं हैं सारी, पाली, संस्कृत, चीनी, तिब्बती, जापानी, अभ्रंश और सारी जो अन्य मध्य भाषाएं हैं एशिया की, वो सारी उसमें सब त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक सारी भाषाओं में है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताई हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो भाषा का परिचय इसमें क्या दिया गया है। इसमें जो व्याकरण है 5वीं शताब्दी, जो 5वीं शताब्दी की ईस्वी है तक पाली भाषा चली थी, मतलब किसी भी प्रकार का इसमें कोई व्याकरण ग्रंथ नहीं था। तो बुद्ध घोष ने जितनी भी निपत्य का प्रयोग किया उनको किससे आधारित मान के किया, पाणिनि व्याकरण से। पहले पाली भाषा में कोई भी 5वीं शताब्दी तक कोई भी व्याकरण नहीं थी, इसलिए बुद्ध घोष ने पाणिनि व्याकरण से ही आधार लिया इस भाषा के लिए। और प्रोफेसर जो बलदेव उपाध्याय हैं उन्होंने पाली में 3 व्याकरण बताए हैं। कौन कौन से देख लीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से हैं। कच्चायन व्याकरण, मोगालयन व्याकरण और अंगवस्कृत सदनीति। तो ये इसके व्याकरण हैं पाली भाषा के। और पाली भाषा में कितनी ध्वनियाँ हैं? पाली भाषा में कच्चायन के अनुसार 41 ध्वनियाँ हैं और मेघलायन के अनुसार 43 है और कुल मिला के माना जाता है कि पाली की 47 ध्वनियाँ हैं। तो ये कच्चायन व्याकरण के अनुसार बताई गई है और मोगालयन के अनुसार बताई गई है और कुल पाली ध्वनि जो है वो 47 है। नेक्स्ट देख लेते हैं संस्कृत में से तुलना करके इसका क्या कहा गया। जो री है उसको ए, ये तीनों जो हैं चारों, इन स्वरों को पाली भाषा में जो है ये नहीं मिलते हैं। आपसे पूछे जा सकते कौन से नहीं मिलते हैं, तो ये पाली भाषा में नहीं मिलते। और 2 नए हस्त स्वर ए और ओ जो है, ए और ओ, ये मिलते हैं पाली भाषा में। और विसर्ग नहीं मिलता है, ये भी नोट कर लेना फ्रेंड्स। ये पूछा जा सकता है कि पाली भाषा में विसर्ग मिलता है या नहीं मिलता है। श, स पाली में नहीं मिलते और ल व्यंजन पाली में मिलता है। लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं मिलता।
मिथ्या सादृश्य के कारण ठट का प्रयोग ला के स्थान पर देखा जा सकता है। स्वतंत्र स्थिति में जो ह जो है वो प्राणध्वनि व्यंजन है, लेकिन य र ल व या अनुसार नासिक में युक्त होने पर आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। पाली में जो है कई ध्वनियों में परिवर्तन आया। पाली में संस्कृत से ही मतलब पाली बनी है, इसलिए। और नित्य निश्चय जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, आप खुद देख लेना कैसे दिए गए हैं। अब ये देखिए, जो संज्ञा के 8 कारक हैं 24 बनते हैं संस्कृत में, और पाली में जो है द्विवचन समाप्त हो गया है, और पाली में 16 रूप बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये संस्कृत से इसका डिफरेंस बताया गया है। स्वर ध्वनि देख लीजिए इसकी। स्वर ध्वनि कौन सी है? ह्रस्व में ए आ का विकास हुआ, और इस विकास से बलाघात के कारण क्या पाया गया? री री ली री समाप्त हो गया। तो री का पाली में प्रहा अ हुआ, अ हो गया। जैसे हृदय बोलते हैं तो अ की आवाज़ आती है, ऐसे ऋण में इण की आवाज़ आती है, कृषि में कसी, ऐसे अ की आवाज़ आती है। ओके फ्रेंड्स, इसका प्रोनाउंस करके खुद देख लेना आप। तो ये थे इसकी पाली भाषा घोषीकरण भी देख लीजिए आप। ये जो इसमें बताया गया है, अघोष व्यंजन घोष हो जाता है इसमें, जैसे मकर का मगर हो गया। अब पाली भाषा में तद्भव शब्द अधिक आते हैं, तत्सम कम पाए जाते हैं। जो मतलब संस्कृत से भाषा आती है उसको तद्भव कहा जाता है, तो तद्भव शब्द से पाली भाषा में आए हैं शब्द। भाषा रूप देख लीजिए इसका। पाली भाषा में संस्कृत से क्रमिक विकास उल्लेख किया जा सकता है। पाली साहित्य में आदंत एक रूप नहीं मिलता। त्रिपिटक भाषा का प्राचीनतम रूप है। जो भाषा त्रिपिटक के गद्य भाग में मिलती है वह रूप कम है, और भाषा में एक रूपता मिलती है। तो उत्तरकालीन काव्य ग्रंथों में जैसे कि दीपवंश और महावंश की भाषा में संस्कृत का काफ़ी प्रभाव रहा। तो फ्रेंड्स, ये थी पाली भाषा। आज हमने पाली भाषा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राकृत भाषा करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, और तब तक के लिए बाय, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।